आवाज को अपना हक छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। Association Nation, Association Nation, राजीव चोरी, राजीव चोरी, राजीव चोरी। प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह जी उनके पास गए थे तो उन्होंने बड़ा हौसला जताया था कि मैं भी आपकी तरह एक रेफ्यूजी हूँ, मैं भी वहाँ से एक बक्सा लेके आया था। उन्होंने तो चलो ऐश कर ली, निकल गया अपना टेन्योर कंप्लीट करके। तो वो दिन हमने देखे और वो दिन आज भी देख ले, क्योंकि कोई जानवर मरता है तो उसका भी कंपनसेशन मिलता है। हम तो आदमी मरे हैं और एक मेमोरियल भी अभी तक हमारा वो नहीं बन सका। पता लग रहा है कि कश्मीर के अंदर भी आज होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिनको हम मरता तड़पता छोड़ाए, उनका संस्कार तक नहीं कर पाए। आवाज को अपना हक छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। Association Nation, Association Nation, राजीव चोरी, राजीव चोरी, राजीव चोरी। आप ये तमाम हाथों में मैसेजेस देख सकते हैं और इन पे लिखा है इम्प्लीमेंट आवर पैकेज इन टोटो, कॉन्स्टिट्यूट डीपीएस डेवलपमेंट बोर्ड। पीछे आप देखेंगे राज्यसभा एंड लोकसभा सीट फॉर पीओके डीपीएस, 8 असेंबली सीट्स फॉर पीओके डीपीएस। तो ये तमाम बैनर्स आप देख सकते हैं। अडॉप्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर ऑल डिस्प्लेस्ड, सैटेलाइट टाउन्स फॉर कैंप डीपीएस ऑफ पीओके। आज 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर की बात करें तो आज एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ मैम इनसे बात करेंगे। मैम, आज तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और एक ब्लैक डे की तरह मनाया जा रहा है। क्या एक क्लियर कट मैसेज है इस एडमिनिस्ट्रेशन को? क्लियर कट मैसेजेस अब यही हैं गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि प्लीज़ अब बहुत टाइम हो गया है, नाउ एनफ इज़ एनफ। अब उनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी तक वो बाकी लोगों को ध्यान देते आए और मुझे लगता है दिस इज़ द हाई टाइम। अदरवाइज़ हमारे जो बच्चे हैं ये भी गन कल्चर ही अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज मैंने ये देखा है पर्सनली कि इस स्टेट में जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं उन पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जो लोग फिर उनको कहते हैं मिसगाइड हो गए, गलत लाइन पे चले गए, फिर उनके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जॉब्स और वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं। मैम, 73 ईयर्स हो गए, एक लंबा समय है, एक काफ़ी लंबा समय है। क्या लगा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूटी में तब्दील हुई तो क्या उम्मीदें जागी, कुछ सोचा जाएगा? बिल्कुल, उम्मीदें तो जगती हैं। जो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जो लोग उजड़े हुए होते हैं, जब भी कुछ नया चेंज होता है तो हमारी भी उम्मीदें जगती हैं कि शायद कुछ होगा। एंड वी आर वेटिंग। और आज हम फिर उनको एक याद दिला रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग भी हैं। जैसे अब बाकी के मुद्दे देखते हैं, प्लीज़ मैं तो अपने माननीय गृह मंत्री जी को भी याद दिलाना चाहती हूँ कि वो कहते हैं पीओके हमारा है, हम पीओके वापस लाएंगे। मेरा उनसे ये कहना है कि जो पीओके से लोग 7 दशक से यहाँ के बैठे हैं, अभी तक स्लम्स जैसे कैंपस में हैं, प्लीज़ उन पे पहले ध्यान दें, उनके बच्चों के बारे में कुछ सोचें। कोई हमें कोटा नहीं मिला, कोई रिजर्वेशंस नहीं मिली। हमारे तो जो बुजुर्ग आए थे सब कुछ छोड़ के आए थे, आपको पता है, वो मतलब चिथड़े लेके आए थे। तो उनके बारे में क्या? पीओके आप बाद में लाइए। जो पीओके से 7 दशक से लोग यहाँ पे हैं, पहले उनके हकों की। हमारा अपना कोई लीडर नहीं है। आप देखिए, हमारे बहुत काबिल लोग हैं, हमारा लीडर कोई नहीं है। और वो हमें हमेशा बोल देते हैं कि जो 8 सीट्स असेंबली में पीओके डीपीज के लिए रिजर्व हैं, भाई उन सीट्स को कागजों में क्या करना है? आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्या हम लोग उस काबिल नहीं हैं क्या? आप आइए, आप देखिए जो आपके स्टेट के बाकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनसे कहाँ पीछे हैं? हमारे बच्चों के लिए कॉलेजेस में कोटा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। जो ज़मीनें आप देखिए, एयरपोर्ट रोड से लेके आरएसपुरा तक आप जाएं, यहाँ पे भी लोगों को जो ज़मीनें अलॉट हुई हैं, 4 जनरेशन्स लग के उन्होंने बेचारों ने पक्के मकान आज जाके खड़े किए हैं। वो अपनी जो ज़मीनें बेच नहीं सकते, उनके नाम की नहीं है वो। तो लोग 4 जनरेशन से इतनी मेहनत करके अब खड़े हुए हैं, अभी तक उनको ज़मीनें अलॉट नहीं हुई हैं। हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं? रेफ्यूजी हमें कोटा तो दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि आप जी अपने ही स्टेट से आए हैं। भाई अपने ही स्टेट से आए तो हम किस कैटेगरी में हैं? हम हैं कहाँ? प्लीज़ हमें बताएं। जब दूसरी माइग्रेशन 90 में हुई है स्टेट पे, आपने इतने सारे फंड्स रिलीज़ कर दिए, हिंदुस्तान में सारे कोटेज उनके बच्चों के लिए रिलीज़ कर दिए, तो हम लोग किस कैटेगरी में हैं? अब ये भी देखिए ना, अगर आप इसको माइग्रेशन, जबकि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड था, आप देखिए फैमिलीज़ को कैसे वहाँ कत्लो गारत हुई, कितने लोग मर गए, कितनी औरतों के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है ये आप सबको पता होगा। बट हम लोग स्टैंड कहाँ करते हैं? हम लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं और हम इनसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ हैं। स्पेशली मैं तो अपने नरेंद्र मोदी जी को बोलूँगी, बिकॉज ये राजीव चूनी जी जब हमारे प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह जी
उनके पास गए थे तो उन्होंने बड़ा हौसला जताया था कि मैं भी आपकी तरह एक रेफ्यूजी हूँ, मैं भी वहाँ से एक बक्सा लेके आया था। उन्होंने तो चलो ऐश कर ली, निकल गया अपना टेन्योर कंप्लीट करके। अब मोदी जी से हमारी इसलिए उम्मीदें हैं कि सालों बाद, लेकिन आप देखिए इन्होंने 25 लाख का पैकेज दिया था जिसमें से 5 लाख भी कुछ ही लोगों को मिला है। तो मेरा ये कहना है कि आप 74 वर्षों में कितने फैमिली के लोग मल्टीप्लाई हो गए, क्या 5 लाख उनके लिए सफिशिएंट है? वो भी सबको नहीं मिला है। 5 लाख नहीं चाहिए हमें, प्लीज़ फैसिलिटीज़ अपने बच्चों के लिए चाहिए। हमारे पढ़े लिखे बच्चे आप देखिए कंडक्टरी और मजदूरी कर रहे हैं, ये शर्म की बात है, गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है। पीओ के बाद में लाएं, पहले जो 7 दशक पहले लोग यहाँ पे आए हैं उन पे ध्यान दें। वो मतलब हम लोग इतना सिंसियरली एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती। ये एक बड़ी दुख की बात है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं हर प्लेटफॉर्म पे, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके की अगर बात करते हैं, पीओके बाद में लाइए, पहले जो वहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं पिछले 73 सालों में, उनके बारे में सोचिए। सर आपसे जानेंगे, कोविड-19 की महामारी से हर व्यक्ति जूझा है जी। रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा। क्या पीओके के तमाम लोग जो पीओके से यहाँ पर आए उनके बारे में कोई पैकेज रिलीज़ किया गया या उनके बारे में कुछ सोचा गया? नहीं, मैं तो कहूँगा कि 73 साल हो गए, इतनी त्रासदी हुई, इतनी ट्रेजेडी हुई, 60,000 लोग मारे गए, कुछ एक बचे कुछ यहाँ पर पहुँचे और आज हम एक रिफ्यूजी की तरह ही रह रहे हैं। आज जो कुछ हम हैं, चाहे हमने मोटरसाइकिल लिया है, चाहे फटफटी लिया है, चाहे साइकिल लिया है, अपने श्रम किया है, अपनी मेहनत पर से लिया है, गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके आए साहब, हमारी ज़मीन थी, लैंडलॉर्ड थे हम, हमें 5 पैसा हमारे गवर्नमेंट ने हमारी जेब में नहीं डाल। सडनली अटैक हो गया, मारो काटो दाओ दाओ, बर्छे लेकर खड़े थे रास्ते में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान खराब थे, हमारे जो कुंबे साथ में रहते थे, पड़ोसी थे, दे आर वेरी राइट जेंटलमैन। हम एक भाईचारे के मुताबिक रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड सेक्स, वो हम वहाँ पर रह रहे थे, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। बस काफिर लोग आगे पता नहीं कहाँ से ग्रुप बनाकर 200 मीटर के ऊपर बैठ गए और जैसे उस पगडंडी से हमारे दादे परदादे गुजरते अपने बच्चों के साथ उन्होंने काटना धाना शुरू कर दिया। मोरोवर उन्होंने क्या किया, 40-40 आदमी को पकड़ करके एक गाँव इस घर में डाल करके ताला लगा करके उसको आग लगा लेते थे और जलती आंखों में, जैसा हमने अपने दादू और पूर्वजों से सुनी है ये कहानी, और आंखें में पानी नहीं आता, खून आता है। आज भी हमारे खून डुलता है ऐसी कहानी सुन करके। अगर वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। तो कुछ भी नहीं लेके खाली हाथ आए और आज एक 5.5 लाख रुपए का पैकेज, जो कि हमारा 35 लाख का पैकेज था, अगर उस समय हमें कुछ मिल गया होता कुछ पैसा, तो आज मैं तो सोचता हूँ कि ये तो उसका सूद भी ना होता जो 5.5 लाख मिला है। चलो हम मोदी जी का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने 5.5 लाख तो दिया। अभी जो एक दादा या परदादा हमारा इधर आया था, उस समय 4 आदमी की फैमिली थी, आज वो फैमिली बढ़ करके 30-40 आदमी की हो गई है। नाउ यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट 5.5 लाख रुपीस अमंग 50 पीपल्स। क्या करेंगे वो 50? आज कितने पैसे की क्या वैल्यू है? आज 1000 रुपये का देखो मजदूर नहीं मिलता एक दिन में। तो वो दिन हमने देखे और वो दिन आज भी देख ले, क्योंकि कोई जानवर मरता है तो उसका भी कंपनसेशन मिलता है। हम तो आदमी मरे हैं और एक मेमोरियल भी अभी तक हमारा वो नहीं बन सका। और आपकी मीडिया का हम बड़ा बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि मीडिया एक थर्ड स्तंभ है, थर्ड पोल है इस हिंदुस्तान का, जो हमारी आवाज़ें ऊपर के काला दिवस हम 22 अक्टूबर के रूप में यहाँ पर बनाते हैं अपने सानिध्य में इंटरनेशनल एसोस के। उन्होंने भी किया, अभी विक्रम चौक में खड़े हैं, हमारी आवाज़ आपके थ्रू ऊपर पहुँचे तो सो दैट हमें कुछ हेल्प मिले। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति 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 शांति। तो आप जान सकते हैं कि जिस तरीके से ये तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और अपनी यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द जो है पैकेज जो है वो रिलीज़ किया जाए। 22 अक्टूबर 1947, 22 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 73 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। रिफ्यूजीज़ जो हैं अपना हक मांगते लगातार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। आज आपने ब्लैक डे की तरह मनाया जा रहा है और क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूटी में तब्दील हुई, एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब कुछ ना कुछ सोचा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कई बरसों से इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि पाकिस्तान के बनते ही जो सबसे पहला हमला हुआ वो हमारे लोगों पर हुआ मुजफ्फराबाद में। हिंदू और सिखों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्याएं की गई, निर्मम हत्याएं। हमारी लड़कियों के साथ रेप किए गए, उन्हें उठा कर ले गए। मकसद ये था कि यहाँ की डेमोग्राफी को बदलना। तो ये तो तब से ही हम मना रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आज मुझे इस बात का पता लग रहा है कि कश्मीर के अंदर भी आज होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि वो 22 अक्टूबर को काला दिवस कह रहे हैं। अच्छी बात है, परसेप्शन बदला है। जिनको हम मरता तड़पता छोड़ाए उनका संस्कार तक नहीं कर पाए, क्योंकि ना तो समय था ना माहौल था।
और आज भी हम सोचते हैं कि उनका क्या हुआ होगा। उनको जानवरों ने खाया, चील कौवे खा गए, क्या हुआ उनको, ये बड़ी एक दर्द दिल में है और उस दर्द को लेकर उस मेंटल ट्रामा में हम जी रहे हैं। और एक बात का मलाल भी है कि जो व्यवहार सरकार को हमसे करना चाहिए था, हम देशभक्त हैं, हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं और मरते दम तक कहते रहेंगे, हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मेरे लोग आज भी 39 रेफ्यूजी कैंप्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। अगर हमने कश्मीरी विस्थापितों को कैंपों से उठाकर सैटेलाइट टाउन में ले गए तो मेरे लोगों को भी बेहतर ज़िंदगी जीने का अधिकार था। आज शादियां नहीं होती लड़कों की, लड़कियों की, जब उनको पता लगता है कि मेरे ससुराल कैंप में है, क्योंकि ये ऑफिशियल नाम है आज भी कैंपों का। तो इसलिए हमें बेहतर ज़िंदगी देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत की जय कहते हैं और कहते रहेंगे। एक चीज़ आपसे जरूर पूछेंगे सर, जब अब हिंदुस्तान से यह मांग उठने लगी है कि अब अगला स्टेप जो भारत का रहेगा वो पीओके लेकर रहेंगे, कितनी राहत और कितना सुकून मिलता है जब अमित शाह जी इस तरह से बोलते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे बोलते हैं कि पीओके भारत का अटूट हिस्सा है और हम लेकर रहेंगे। देखें, ये बातें बड़ी देर से कही जा रही हैं, ये भी कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहा। ना तो हमने कभी इंटरनेशनल फोरम पर ये बात उठाई है और ना हम देख रहे हैं कि कभी उठी है। इस समय मौका था, हमने एक सोल्यूशन दिया है कि भारत और चाइना मिलकर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और वहाँ पर जो रेल और सड़क मार्ग बन रहे हैं वो मेरे लोगों की ज़मीनों पर बन रहे हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान में। यहाँ आए हुए हैं गिलगित के लोग, वो पीछे बैठे हैं, ये विस्थापित हैं मेरे। तो इनको नहीं पूछा गया, इनकी ज़मीनें हैं, क्या लीगल राइट है पाकिस्तान का वहाँ पर, क्या लीगल राइट है चाइना का वहाँ पर। अच्छा, मैं एज ए इंडिविजुअल उसको रोक नहीं सकता, सरकार हमारी सहायता करे, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजे, मेरे लोग जाने के लिए तैयार हैं। वो वहाँ पर ये साबित करेंगे कि मैं वहाँ का बोनाफाइड हूँ, ज़मीन मेरी है, ये वहाँ पर सड़क कैसे बना सकते हैं, ये वहाँ पर रेल मार्ग कैसे बना सकते हैं। अगर हम उसको रोकते हैं तो मैं समझता हूँ चाइना और पाकिस्तान पर एक बड़ी करारी चोट होएगी। ये उनका आर्थिक नुकसान होगा चाइना का, क्योंकि काफ़ी पैसा लग चुका है। अगर हम उसको बीच पड़ाव पे रोक देते हैं तो बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि जो काम हमें करने चाहिए, अब पार्लियामेंट के अंदर कह देना, बाहर कह देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अमित शाह जी ने कानून बनाया कि यहाँ पर यूटी बनेगी, 90 सीटें रखी असेंबली की, 24 हमारे लिए रखी, लेकिन उन 24 को ताला लगा दिया। ताला नहीं लगाना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि ये 24 की 24 फ्रीज नहीं रहेंगी। जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ बैठे हैं, आरसपुरा में, जम्मू में, कठुआ में, उनको दी जाएंगी। चाहे 8 बनती हैं, 6 बनती हैं, जितनी बनती हैं दें। उससे आपका केस और मजबूत होगा। हम तो हिंदुस्तान के हक़ में बोलेंगे, हम तो हैं ही भारतवासी, तो लेकिन हमने उसको बंद कर दिया। अब 90 में से लोकल आदमी हमें हिस्सा क्यों देंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर है। हालांकि हमें विश्वास है ये सरकार कर सकती है, इसमें हिम्मत है करने की। जिस तरीके से इन्होंने 35A और 370 पर काम किया है, इनमें हिम्मत है काम करने की। लेकिन काम करते वक्त हमें भी विश्वास में लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। जूता हमें चुभ रहा है, हम बताएंगे कि हमें कहाँ चुभ रहा है जूता। तो ये साफ तौर पर आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहना है इनका कि जो 73 साल से ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं और 73 सालों से मांग कर रहे हैं और इनकी मांगों पर सरकार को जल्दी सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। जुड़ रहे बॉयसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बहु एसएस के लिए।